नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे आज हम पेडागोजी के लाइव क्लास के माध्यम से। यह पार्ट नंबर आपका 26 रहेगा। आज जो है नया चैप्टर शुरुआत है दोस्तों। आज नया चैप्टर अधिगम और सीखने का चैप्टर है, लर्निंग का चैप्टर है, जो कि महत्वपूर्ण चैप्टर है। और इस चैप्टर से हम टॉप 30 प्रश्न करने वाले हैं, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक अटेंड कीजिएगा। चलिए, पहला प्रश्न स्क्रीन पर है। कक्षा कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को करते हैं? यह सीखने के वातावरण रूपांतरित को क्षुब्ध करता है, परिभाषित को कम प्रभावी बनाता है, व्याख्यायित पर कोई प्रभाव नहीं डालता, निर्मित पर प्रभाव डालता है। तो कक्षा कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को करते हैं? यह सीखने का जो वातावरण होता है वह आपके रूपांतरित को क्षुब्ध करता है। पहला ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का सही हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, आ बा सा 3 विद्यार्थी हैं जो अंग्रेजी पढ़ते हैं। आ को यह विषय रोचक लगता है और वह सोचता है कि वह उसके भविष्य में सहायक होगा। बा अंग्रेजी इसलिए पढ़ती है क्योंकि वह कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना चाहती है। सा अंग्रेजी विषय इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसका प्राथमिक सरोकार उत्तीर्ण होने वाला ग्रेड्स प्राप्त करना है। तो आ बा सा तीनों के उद्देश्य क्या हो जाएंगे? तो तीनों का उद्देश्य हो जाएगा आपका निपुणता, निष्पादन और निष्पादन उपेक्षा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? संचार के साधन, समवयस्क समूह है, अध्यापक है, परिपक्वता और आयु हो जाएगा। तो अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा कहला जाएगा? वह आपके परिपक्वता और आयु हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीखने के वे कौन से कारक हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं? शिक्षार्थी का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, प्रेरणा और उपलब्धि का विप्रेरणा स्तर, उत्सुकता और इच्छा शक्ति, या उपयुक्त सभी की बात करें। जी हाँ दोस्तों, सभी कमेंट कीजिएगा, सभी फीडबैक कीजिएगा। तो आप लोगों की स्क्रीन पर ऑप्शंस आ चुके हैं। सीखने के वे कारक जो सीखने को प्रभावित करते हैं वह हमारे कहलाते हैं, शिक्षार्थी का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी कहलाता है, प्रेरणा और उपलब्धि का विप्रेरण स्तर भी कहलाता है, उत्सुकता और इच्छा शक्ति भी कहलाती है। इसलिए उपरोक्त सभी जो ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से खाली स्थान के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। देखिए, अधिगम अक्षमता की बात करेंगे तो हम सभी लोग जानते हैं कि किसके अतिरिक्त सभी कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न होगा। तो जन्म से पहले माँ द्वारा मदिरा सेवन से हो सकता है, मंदबुद्धिता हो सकती है, शैशव काल के समय दिमागी बुखार हो सकता है। लेकिन शिक्षक की शिक्षण शैली ये आपके अधिगम अक्षमता को उत्पन्न नहीं हो सकती है, ये कारण नहीं हो सकती है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी तीनों आपके कारण और रीजन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका पर समर्थन करता है? जी हाँ, कौन सा कथन की बात करेंगे जो बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता हो? और वह कथन हमारा कौन सा है? और वह कथन है, शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं। जी हाँ, जो बच्चे शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं, स्वस्थ बच्चे होते हैं, अक्सर वह नैतिक रूप में अच्छे रूप में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? जी हाँ दोस्तों, कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, सहपाठियों में प्रतियोगिता, अर्थपूर्ण संबंध, या माता पिता की ओर से दबाव। तो इनमें से ऐसा कारक जो अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है वह हमारा कारक कौन सा कहलाता है? वह कारक कहलाता है अर्थपूर्ण संबंध। जी हाँ, यह हमारा सकारात्मक प्रभाव को प्रभावित करता है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, सीखने का वक्र जो होता है वह सीखने की मौलिकता के सूचक होता है, सीखने की भावनात्मक के सूचक होते हैं, सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक होते हैं, सीखने की रचनात्मकता की बात करेंगे। तो सीखने का वक्र क्या बात करेंगे? तो सीखने का वक्र जो है सीखने की मौलिकता के सूचक होते हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाए। अगला प्रश्न है, अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि पर, विद्यार्थियों की आयु पर, व्यक्तित्व भिन्नता पर, या विषय वस्तु की बात करें। तो अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? तो आप सभी लोग जानते हैं वह है व्यक्तित्व भिन्नता, क्योंकि सभी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती है।
सभी बच्चे एक समान होते नहीं हैं, इसलिए व्यक्तिगत भिन्नता पर ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करता है? संरचनावाद, क्रियाशीलतावाद, व्यवहारवाद या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से जो अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करता है वह हमारा कौन सा कहला जाएगा? वह कहलाता है आपका ना तो संरचनावाद है, ना ही क्रियाशीलतावाद, ना ही व्यवहारवाद। ये तीनों जो है अधिगमकर्ता को स्वतंत्रता प्रदान नहीं करते, इसलिए हमारा जो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसके साथ ही अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि कहलाती है? मिश्रित विधि हो गई, विचार साहचर्य विधि हो गई, एवं अभी दोनों विधियां हो गई, या सृजनशीलतावाद हो गया। तो निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि कहला जाती है? तो स्मरण करने की विधि हमारी मिश्रित विधि भी कहलाती है और विचार साहचर्य विधि भी कहलाती है। तो सी ऑप्शन जो दिया गया है ए और बी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परिपक्व विद्यार्थी क्या होता है? कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन को विचलित नहीं होते हैं, इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है, या अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं, या अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। तो परिपक्व विद्यार्थी क्या होता है? परिपक्व विद्यार्थी की क्या परिभाषा हो सकती है, क्या अर्थ हो सकता है? तो परिपक्व विद्यार्थी का अर्थ हो सकता है कि अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। डी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। प्रत्येक भाई बहन गृहिणी जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना, जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। अगला प्रश्न है, पढ़ने की वह तकनीक जिसका उपयोग तालिका में स्थित शब्दावली तथा प्रसंग में किया जा सकता है, वह आपका की रीडिंग कहलाता है, री रीडिंग कहलाता है, स्कैनिंग कहलाता है, या स्किमिंग कहलाता है? सभी कमेंट कीजिए। पढ़ने की वह तकनीकी जिसका उपयोग तालिका में स्थित शब्दावली तथा प्रसंग में किया जा सकता है वह क्या कहलाता है? वह आपका स्कैनिंग कहलाता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, शिक्षक को गृह कार्य की जांच कैसी करनी चाहिए? कभी कभी करनी चाहिए, नियमित करनी चाहिए, कभी नहीं करनी चाहिए, या जब छात्र कहें तब करनी चाहिए? आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, तो ये प्रश्न बनता है आप सभी के लिए पेडागोजी में कि शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए। तो शिक्षक को गृह कार्य की जांच जो है नियमित रूप से करनी चाहिए। सी वाला ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाद जो है बच्चों को अपना ज्ञान स्वयं निर्माण करने का अवसर प्रदान करता है? क्या वह व्यवहारवाद है, संज्ञानवाद है, रचनावाद है, या आपका ज्ञानवाद हो जाता है? तो इनमें से वाद जो बच्चों को अपना ज्ञान स्वयं निर्माण करने का अवसर प्रदान करता है वह हमारा कहला जाता है रचनावाद। जी हाँ दोस्तों, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं लाइव चैट के माध्यम से। लाइव चैट का ऑप्शन होगा उसमें सभी लोग जाइए, प्रत्येक प्रश्न का फीडबैक कीजिए, अपने स्कोर अपने तैयारी को बेहतर कीजिए। अगला प्रश्न है, आर्थिक स्तर का प्रभाव निम्न में से किस पर नहीं पड़ता है? आत्मसम्मान पर नहीं पड़ता है, सीखने की क्षमता पर, उच्च संस्थान में प्रवेश पर, या जीवन यापन पर नहीं पड़ता है? तो आर्थिक स्तर का प्रभाव निम्न में से किस पर नहीं पड़ता है? तो हम सभी लोग जानते हैं आपके आत्मसम्मान पर पड़ता है, उच्च संस्थान में प्रवेश पर पड़ता है, जीवन यापन पर पड़ता है, लेकिन सीखने की क्षमता एनर्जी पर आपका आर्थिक स्तर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिगम और सीखने का जो चैप्टर है, अधिगमकर्ता का जो आपका स्वनियमन होता है इसका अर्थ क्या होता है कि विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए विनिमय की बात करेंगे, विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनियमों का निर्माण की बात करेंगे, स्वानुशासन और नियंत्रण की बात करेंगे, अपने सीखने का स्वयं अन्वेषण करने की योग्यता की बात करेंगे। तो अधिगमकर्ता का स्वनियमन का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि अपने सीखने का स्वयं अन्वेषण करने की योग्यता। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में इसके फोल्डिंग किसकी ओर संकेत करता है? छात्रों के सीखने और समस्या समाधान के लिए दिए जाने वाले समर्थन से, विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के कारण पता लगाने से, अनुरूपित शिक्षण से, या पूर्व अधिगम पुनरावृत्ति की बात करेंगे। तो सीखने के सिद्धांत जो आपका इसके फोल्डिंग है किसकी ओर संकेत करता है? तो आप सभी लोग जानते हैं ये छात्रों के सीखने और समस्या समाधान के लिए दिए जाने वाले समर्थन से है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप सभी प्यारे मित्र प्रत्येक प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं और अच्छे तरीके से आप लोग फीडबैक भी कर रहे हैं। आइए बात करेंगे अगला प्रश्न जो जीन पियाजे जी से संबंधित है। पियाजे जी के अनुसार मानसिक संरचना की व्यवहारगत समानांतर प्रक्रिया जीव विज्ञान में कहलाती है, आत्मसात कहलाती है, समंजन कहलाती है, अनुकूलन कहलाती है, स्कीमा कहलाती है। तो पियाजे जी के अनुसार
मानसिक संरचना की व्यवहारगत समानांतर प्रक्रिया जीव विज्ञान में क्या कहलाती है? तो ये आपके जीव विज्ञान में स्कीमा कहलाती है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, सिगमंड फ्रायड के अनुसार विषय में क्या सत्य नहीं है? कि उनका जन्म 1835 ईस्वी में एक यहूदी परिवार में हुआ। उन्होंने मानसिक प्रक्रियाओं में 5 क्षेत्र स्वीकार किए। वह मनोविश्लेषण के जन्मदाता हैं। उन्होंने शिष्य को काम प्रवृत्ति की बात कही है। तो सिगमंड फ्रायड का कौन सा विषय आपका सत्य नहीं है? तो इसके लिए जानना जरूरी है कि सिगमंड फ्रायड का हमारा कौन सा सत्य है। सिगमंड फ्रायड का जन्म 1835 ईस्वी में एक यहूदी परिवार में हुआ। वह एक मनोविश्लेषण के जन्मदाता थे। उन्होंने शिशु में काम प्रवृत्ति की बात कही, लेकिन उन्होंने मानसिक क्रियाओं के 5 क्षेत्र स्वीकार किए हैं। यह सिगमंड फ्रायड का आपका कथन सही नहीं दिया गया है, सत्य नहीं दिया गया है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या होता है? कौशल अर्जन होता है, ज्ञान अर्जन होता है, व्यवहार में परिवर्तन होता है, व्यक्तित्व समायोजन की बात करेंगे। तो सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या होता है? तो सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ होता है व्यवहार में परिमार्जन। जी हाँ, बढ़ोतरी की बात करेंगे, सीखने की बात करेंगे, समझने की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, सीखने की खेल विधि उपयोगी होती है बाल्यावस्था के लिए, पूर्व बाल्यावस्था के लिए, युवावस्था के लिए या परिपक्व अवस्था के लिए बात कर रहे हैं। तो सीखने की खेल विधि उपयोगी होती है, किसके लिए उपयोगी होती है? तो वह पूर्व बाल्यावस्था के लिए होती है। बाल्यावस्था 6 से 12 होती है। 6 से लेकर 9 वर्ष तक पूर्व बाल्यावस्था होता है। 9 से लेकर 12 वर्ष तक उत्तर बाल्यावस्था होता है, जो अक्सर पूछा जाता है आपके एग्जाम पर। अगला प्रश्न है, सीखने वाले की तत्परता, अध्यापक व्यवहार तथा कक्षा की नीति इनमें से एक प्रतिनिधित्व करता है। सीखने की स्थिति, सीखने की प्रक्रिया, सीखने का मूल्यांकन, सीखने का निष्पादन। तो सीखने वाले की तत्परता, अध्यापक व्यवहार तथा कक्षा की नीति इनमें से एक जो प्रतिनिधित्व करता है वह हमारा कहला जाता है सीखने की स्थिति। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस पहला ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी होती है? बाल्यावस्था के लिए, पूर्व बाल्यावस्था के लिए, किशोरावस्था के लिए या उपयुक्त सभी की बात करेंगे। तो सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी मानी जाती है? और वह अवस्था कहलाती है बाल्यावस्था भी कहलाती है, पूर्व बाल्यावस्था भी कहलाती है और किशोरावस्था भी कहलाता है। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। इसके साथ ही अगला प्रश्न है, बच्चे का सबसे पहले कौन सी भाषा सीखते हैं? राजभाषा, राष्ट्रीय भाषा, मातृभाषा या सांकेतिक भाषा की बात करें। तो बच्चे सबसे पहले कौन सी भाषा सीखते हैं, सभी बताइए। तो बच्चे जो है सबसे पहले आपकी मातृभाषा सीखते हैं। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। तो एक अध्यापक की दृष्टि से देखा जाए कौन सा कथन आपका सर्वोत्तम यहाँ पे माना जाएगा? और वह कथन है कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, प्रत्येक बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है। अगला प्रश्न है, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, उन्हें पुरस्कृत किया जाना चाहिए, उन्हें कक्षा में मॉनिटर बना दिया जाना चाहिए, उन्हें हेड मास्टर बना देना चाहिए। तो कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें दोस्तों कक्षा में चर्चा में जो है भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। और पेडागॉजी में जहाँ पे प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक है, यहाँ पे अवसर शब्द दिया जाता है, हमेशा पेडागॉजी में अव्वल आता है, हमेशा पेडागॉजी में अच्छा माना जाता है। और ये शब्द होते हैं पहचानने के एक पॉजिटिव और सकारात्मक प्रश्न, सकारात्मक ऑप्शन की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, एक बच्चा कक्षा में प्राय प्रश्न पूछता है कि उचित रूप से इसका अर्थ क्या होता है? कि वह शरारती है, वह असामान्य है, वह अधिक जिज्ञासु है या वह अधिक आपका प्रतिभाशाली है। तो एक बच्चा जो है कक्षा में प्राय प्रश्न पूछता है कि उचित रूप से इसका अर्थ क्या होता है। तो कोई बच्चा अगर प्रश्न पूछ रहा है तो कहीं ना कहीं वह बच्चा क्या होगा? इसका अर्थ है कि वह बच्चा प्रतिभाशाली है, वह बालक बालिका प्रतिभाशाली है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक दैनिक आधार पर घर में उनके माता पिता विद्यालय में उनके सीखने के बारे में नहीं पूछेंगे, उन्हें शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों की आवश्यकता के अनुरूप न पढ़ाएं, उन्हें यह पता न हो कि जो तथ्य उन्हें पढ़ाए गए हैं निकट भविष्य में उनका परीक्षण किया जाएगा, वे सीखने के लिए तैयार न हो। तो शिक्षार्थी जो है, विद्यार्थी, बालक बालिका तब तक नहीं सीख सकते हैं कब तक नहीं सीख सकते हैं? जब तक वे सीखने के लिए तैयार ना होंगे। कोई भी चीज़ है अगर आप पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, आपकी कितनी क्लासेज कितना मेहनत कर दिया जाए वो सब बेकार है,
क्योंकि आपको पढ़ने, आपके सीखने के लिए तैयार होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? गलतियां करने वाले शिक्षार्थी को कक्षा कक्ष से बाहर खड़ा कर देना चाहिए, अन्वेषण कार्य, समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में आपका परिवर्तन करना चाहिए, या पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए और कुछ समय के बाद वापस जाना चाहिए, या गलतियां करने वाले शिक्षार्थी बालक बालिका की पहचान करनी चाहिए। तो यदि विद्यार्थी बालक बालिका शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलती कर रहा है तो आप एक शिक्षक के रूप में अनुदेशन कार्य, समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू अदर ऑप्शंस को देखा जाए। अगला प्रश्न है जो आपके लिए मॉक क्वेश्चन के लिए रहेगा, एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या होती है? आप सभी लोग शिक्षक हैं, आपके लिए क्या सबसे महत्वपूर्ण चुनौती आपके लिए क्या होती है एक शिक्षक के रूप में, एक टीचर्स के रूप में? कि विद्यार्थियों में उनका गृह कार्य करवाना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, या प्रश्न पत्र तैयार करना। तो आप एक शिक्षक के रूप में सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या हो सकती है, आपको कमेंट करके बताना है। आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में प्रश्न दिया जा रहा है। साथ ही साथ टॉप 30 प्रश्नों में से आपका जो नया चैप्टर है, आपके अधिगम का चैप्टर है, सीखने का चैप्टर है, इसमें आपने कितने स्कोर प्राप्त किया, जो कि महत्वपूर्ण चैप्टर है, सभी कमेंट कीजिए। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपकी इंग्लिश क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।